नमस्कार प्रिय साथियों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट का मैं मॉडल सॉल्व पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। ये मॉडल पेपर जो मैं आज आपको कराने वाला हूँ ये एमसीक्यू प्रकार का है, जिसमें हम आज टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों इस मॉडल पेपर में जो हमने प्रश्न चूज किया है वो सभी रिपीटेड प्रश्न है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम इस सत्र में वो एमआर सीट पर होना है उन सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा आज का यह लेक्चर। दोस्तों आपके केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट में जो आपका पेपर टाइटल है वो है कार्बन संश्लेषण बीज यानी ऑर्गेनिक सिंथेसिस बीज। ये आपका पेपर टाइटल है। ये जो प्रश्न पत्र है 75 नंबर 75 नंबर का आपका कराया जाएगा। और इस बार की यूनिवर्सिटी में जो पेपर पूछे जाने हैं वो ओएमआर की पाठ्यक्रम पर पूछे जाने हैं। और इसमें इंक्लूड जो विश्वविद्यालय हैं वो डीडीयू, राम मनोहर लोहिया, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ यूनिवर्सिटी, कानपुर विश्वविद्यालय, आगरा यूनिवर्सिटी, एमजेपीआरयू, एमएसयू यानी कि माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, बीयू झांसी, राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय एंड जो यूपी के स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब में लगभग जो आपके पेपर होने हैं वो ओएमआर पर होने हैं। तो आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हो, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। सभी लोग अपने इस वीडियो को सभी साथी तक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सॉल्व करते हैं इस मॉडल पेपर को। पहला प्रश्न है संरचना को पहचानिए। क्वेश्चन क्या दिया गया है? संरचना दी गई है और पूछा गया है कि इस संरचना को पहचानिए। तो आपको बता दूं कि ये जो संरचना है दोस्तों ये पायरोल की है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, पायरोल। और यह एक 5 सदस्यीय विषम चक्रीय वलय है जिसमें नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, यानी कि ये 5 मेम्ब्रेन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। ओके, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा पायरोल। ये किसका संरचना है? तो ये पायरोल की संरचना है। और पायरोल का अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है? C3H4N2, ये होता है इसका अणुसूत्र। कभी कभी पूछ लिया जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 2। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 आपका प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि फ्यूरान को 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्युमिनियम की उपस्थिति में अमोनिया के साथ अपक्रिया करके देते हैं। तो जब दोस्तों याद रखेंगे कि इस औद्योगिक विधि में फ्यूरान के ऑक्सीजन को अमोनिया के नाइट्रोजन में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा इसमें फिलहाल ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर आपका 3। तीसरा क्वेश्चन है थियोफीन का अणुसूत्र पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थियोफीन का अणुसूत्र कौन सा है? तो दोस्तों याद रखेंगे कि थियोफीन का जो फॉर्मूला है वो है C4H4S। इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा C4H4S। ये आपका थियोफीन का अणुसूत्र है। और इसमें आप ध्यान रखेंगे कि थियोफीन में 4 कार्बन, 4 हाइड्रोजन और 1 सल्फर परमाणु होता है। ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, ध्यान दीजिएगा। और चौथा क्वेश्चन मित्रों क्या है आपका? चौथा क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि पिरीडीन व्युत्पन्न के संश्लेषण के लिए कौन सी अभिक्रिया प्रयोग में लाई जाती है? तो इसमें जो अभिक्रिया प्रयोग में लाई जाती है दोस्तों वो कौन सी अभिक्रिया है? जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो हार्श संश्लेषण, हार्श संश्लेषण का उपयोग किया जाता है किसके? पिरीडीन व्युत्पन्न के संश्लेषण के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर आ इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5 जिसमें है क्यूनोलीन ऑक्सीकरण पर देते हैं। जब हम क्यूनोलीन का ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो निकोटिनिक अम्ल मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? निकोटिनिक अम्ल मिलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर द इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्यूनोन का के MnO4 के ऑक्सीकरण कराने पर पहले क्यूनोक्लिनिक अम्ल बनता है जो गर्म करने के बाद में निकोटिनिक अम्ल देता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका द। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6 जिसमें है इंडोर का अणुसूत्र। क्या पूछा गया है? माफ कीजिएगा, यहाँ पर इंडोल लिखा है, इंडोल होना चाहिए। ठीक है, इंडोल नोट कर लीजिएगा। इंडोल का अणुसूत्र पूछा गया है। तो इंडोल का जो अणुसूत्र होता है वो होता है C8H7N। क्या होता है? C8H7N, ये इंडोल का अणुसूत्र है। इसलिए ऑप्शन नंबर बा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर आपका 7। और 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 7 जिसमें है
कि स्कार्प संश्लेषण द्वारा कौन सी विषम चक्रीय यौगिक बनाया जाता है? पहला ऑप्शन आइसोक्यूनोक्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है क्यूनोलिन, सी ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन सा इंडोल, और डी दिया गया है थायोफिन। तो इनमें सही उत्तर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा क्यूनोलिन। ठीक है, क्यूनोलिन क्या ये हो जाएगा इसमें सही उत्तर। तो सातवें में कौन सा आंसर लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बा क्यूनोलिन। और क्यूनोलिन स्टाफ संश्लेषण के द्वारा जो विषम चक्रीय यौगिक है वो क्यूनोलिन है। तो इसमें क्या होता है कि जब ये एनिलीन और ग्लिसरॉल को सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से क्या बनता है? क्यूनोलिन बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा इसमें। आठवां क्वेश्चन है कि कार्बन लिथियम यौगिक जिसके कारण ज्यादा क्रियाशील होते हैं। तो किसके कारण ज्यादा क्रियाशील होते हैं? तो दोस्तों RL एल्किल लिथियम बंड की आयनिक प्रकृति के कारण ये ज्यादा क्रियाशील होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 में राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 ध्यान दीजिएगा, जिसमें है कि कार्ब लिथियम अभिकर्मक के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो कार्ब लिथियम अभिकर्मक के रूप में जो कार्य कर सकते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है। कौन है? न्यूक्लियोफिलिक कार्बन कार्बन लिथियम अभिकर्मक के रूप में कार्य कर सकते हैं। कार्बन पर जब आंशिक ऋणावेश हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी कि इलेक्ट्रोफाइल्स पर ये हमला कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर क्वेश्चन है कि फिनाइल लिथियम को CO2 का यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने से प्राप्त यौगिक के जल अपघटन कराने पर बनता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जब हम फिनाइल लिथियम का फॉर्मूला हो जाएगा C6H5Li प्लस किसके साथ क्रिया हो रही है? तो CO2 के साथ। तो हमें क्या मिलेगा? C6H5COOLI। ठीक है, फिर हम इसका जल अपघटन कराएंगे यानी H2O के साथ इसकी अपक्रिया कराएंगे। तो जब जल अपघटन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें प्राप्त हो जाएगा C6H5CONA यानी कि ये बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। क्या बनेगा? बेंजोइक अम्ल। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न में आपका सही आंसर है। चलिए, क्लियर रहती चीजें। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए भाई, जितने भी छात्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 11, और इसमें पूछा गया है कि R2ZN अणु में कार्बन का संकरण। तो दोस्तों याद रखेंगे कि R2ZN अणु में कार्बन का जो संकरण है वो sp क्या है? sp2 संकरण है। ठीक है, इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, माफ कीजिएगा, sp3 संकरण है। R2ZN अणु में कार्बन का जो संकरण है वो sp3 संकरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर सा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और ऐसा है क्यों? क्योंकि जब देखिए R2ZN अणु में एल्किल समूह का वह कार्बन जुड़ा होता है जो 4 एकल बंध यानी 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, इसलिए sp3 संकरित होता है। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12 और 12वां क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है एल्डोल संघनन उन्हीं एल्डिहाइड में होता है जिनमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, या कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होता है, या बेंजीन रिंग, या फिर कार्बोक्सिलिक समूह। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन। एल्डोल संघनन उन्हीं एल्डिहाइड में होता है जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ये बा आपका राइट उत्तर होगा। क्योंकि दोस्तों जब एल्डोल अपक्रिया के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना, जब एल्डोल अपक्रिया हो तो आप लोग याद रखेंगे कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है। और क्यों अनिवार्य है? क्योंकि इनलेट आयन बन सके। क्लियर है? चलिए, प्रश्न नंबर 14, जिसमें प्रश्न है कि पीसीसी का मतलब हो जाता है पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट का रासायनिक सूत्र पूछा गया। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है C5H6Cl तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न में आपका राइट उत्तर होगा। 15 नंबर प्रश्न है कि क्लाइजन संघनन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो क्लाइजन संघनन के लिए एस्टर में अल्फा हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सा करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 ध्यान दीजिएंगे। 16 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि डाई एथिल जिंक प्रथम बार संश्लेषित किया गया था। तो किसके द्वारा संश्लेषित किया गया था ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन ए, जिसमें दिया गया है कि विक्टर ग्रिग्नार्ड, बी है एडवर्ड फ्रैंकलैंड, सी है फ्रेडरिच वोहलर, और डी दिया गया है रॉबर्ट वुनसन। तो इसमें आपका जो राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा यानी कि एडवर्ड फ्रैंकलैंड ने
1849 में सबसे पहले कार्बजस्ता यौगिक की खोज की थी। ठीक है, तो डाई एथिल जिंक प्रथम बार संश्लेषित कब किया गया था? ये संश्लेषित किया गया था 1849 में। और किसने किया था? तो एडवर्ड फ्रैंकलैंड ने किया था। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है कि क्या होता है जब डाई एल्किल जिंक पानी के साथ अपक्रिया करता है? ठीक है, ये प्रश्न है और इस टाइप के कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्या होता है जब डाई एल्किल जिंक, ठीक है, डाई एल्किल जिंक का मतलब हो गया R2 Zn, ठीक है, और किसके साथ? पानी के साथ, यानी कि प्लस 2H2O। इसका रिएक्शन हम करा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? एल्केन और ZnOH2। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? एल्केन और ZnH2 का होल राइस। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा। 17 नंबर में ऑप्शन नंबर बा आपका राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर आपका है 18, जिसमें है R2Zn के बनने में शुष्क ईथर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, या अभिक्रिया की नमी को बचाने के लिए, अभिक्रिया को अवशोषित करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि R2Zn के बनने में शुष्क ईथर का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ईथर विलायक के रूप में माध्यम को स्थिर रखता है और अभिक्रिया की गति को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सा करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा, यानी अभिक्रिया को अवशोषित करने के लिए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19, जिसमें पूछा गया है कि कार्बे लिथियम यौगिक किससे ज्यादा क्रियाशील होते हैं? यह आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है 19, जिसमें है कि कार्बे लिथियम यौगिक किससे ज्यादा क्रियाशील होते हैं? तो ऑप्शन में दिया गया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, बी ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बा एल्किल हैलाइड्स, एल्कोहल्स, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि जो कार्बन लिथियम यौगिक है वो किससे ज्यादा? तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से ज्यादा क्रियाशील होते हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लिथियम जो होता है वो कम विद्युत ऋणात्मकता के साथ सी और एल बंध को जोड़ता है, जबकि सी यानी कार्बन और मैग्नीशियम बंध से अधिक ध्रुवीय और सक्रिय होते हैं। कार्बन और मैग्नीशियम जो होते हैं इनके बंध अधिक ध्रुवीय और सक्रिय होते हैं, इसीलिए कार्बन लिथियम यौगिक किसमें ज्यादा क्रियाशील होते हैं? तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में ज्यादा क्रियाशील होते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं क्योंकि? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं क्योंकि? पहला ऑप्शन कह रहा है कि दो एल्किल समूह की उपस्थिति होती है इसलिए, या कार्बोक्सिलिक समूह की उपस्थिति के कारण, या कम स्टेरिक रुकावट और अत्यधिक आई प्रभाव के कारण, या हाइड्रोजन परमाणु की अनुपस्थिति। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा इसमें? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, यानी कम स्टेरिक रुकावट और अधिक आई प्रभाव के कारण। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें कम स्टेरिक रुकावट होता है और अधिक आई प्रभाव होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 21, जिसमें है कि कौन सा एल्डिहाइड कमरे के ताप पर गैस अवस्था में है? पहला है ऑप्शन ए, इसमें एसिटिल्डिहाइड दिया गया है, बी आपका है प्रोपोनिल डिहाइड, ऑप्शन नंबर सा फॉर्मल्डिहाइड, और दा है बेंजल्डिहाइड। तो सही उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HCHO। ठीक है, ये एक इकलौता एल्डिहाइड है जो साधारण तापमान पर भी गैस होता है। ओके, तो आंसर कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सा फॉर्मल्डिहाइड, यानी HCHO। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 22, जिसमें है कि बेयर बिगलर ऑक्सीकरण में MCPBA कीटोन को किस रूप में बदलता है या किस में बदलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं, पहला कार्बोक्सिलिक अम्ल, बी ऑप्शन आपका है एल्डिहाइड, ऑप्शन सी है एल्कोहल्स, और डी है एस्टर। तो आपको बता दें कि जो वेयर बिगलर ऑक्सीकरण है वो MCPBA कीटोन को बदलता है किसमें? एस्टर में, और यह अभिक्रिया कीटोन को एस्टर में बदलने के लिए जानी जाती है। कौन सी अभिक्रिया? बेयर बिगलर का ऑक्सीकरण। क्लियर है? तो कौन सा आंसर लगाएंगे इसमें? ऑप्शन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, कौन सा हो जाएगा? एस्टर इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 23, जिसमें प्रश्न पूछा गया है कि पीसीसी यानी कि पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकरण के लिए कौन सा एल्कोहल प्रतिरोधी होता है? तो इनमें कौन सा एल्कोहल प्रतिरोधी होता है? तो तृतीयक एल्कोहल।
तृतीयक एल्कोहल इसमें प्रतिरोधी होता है, यानी सा आंसर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तृतीयक एल्कोहल आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। क्लियर है? चलिए इतना क्वेश्चन यानी 23 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आप सब इस क्वेश्चन से संतुष्ट हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। और 24 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन जिसमें दिया गया है कि द्वितीयक एल्कोहल जब पीसीसी के साथ ऑक्सीकरण होता है तो क्या देता है। ये द्वितीयक एल्कोहल है, ठीक है। द्वितीयक एल्कोहल को जब हम पीसीसी के साथ ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कि पीसीसी यानी कि प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट को जब हम द्वितीयक एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें कीटोन मिलेगा। और कीटोन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। कीटोन का जो फॉर्मूला होता है वो आर यानी कि ये आपका दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ये आपका कीटोन का फॉर्मूला है। क्लियर है? ध्यान रखेंगे जब यहाँ पर ये जो आपकी संरचना है ये इसमें डबल बॉन्ड के साथ ओ लगा हो तो ये कीटोन की संरचना है। अगर ये आपका इसमें केवल OH समूह लगा हो तो ये द्वितीयक एल्कोहल है। क्लियर है? चलिए याद रखेंगे इस चीज को और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आप सबके लिए है। 25 नंबर क्वेश्चन है पीडीसी। पीडीसी यानी कि पिरिडीनियम डाइक्रोमेट को जब पीसीसी के साथ किस प्रकार हम भिन्न करेंगे, किस प्रकार से अलग करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर है पीडीसी को पीसीसी से किस प्रकार भिन्न करेंगे आप। पहला ऑप्शन यह है कि यह पीसीसी की तुलना में कम अम्लीय है। क्या ये सही है कि ये पीसीसी की तुलना में कम अम्लीय है? बिल्कुल सही है। देखिए पीडीसी पीसीसी से भिन्न इसलिए है क्योंकि पीसीसी की तुलना में कम ये अम्लीय, पीसीसी की तुलना में जो ये पीडीसी है ये कम अम्लीय है। यही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 26। इसमें प्रश्न है कि कोलिन अभिकर्मक में CrO3 को पायरिडीन का अनुपात क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। कोलिन अभिकर्मक की बात हो रही है तो कोलिन अभिकर्मक में CrO3 में पायरिडीन का जो अनुपात है वो है 1:2। क्या है? 1:2 है, यानी ऑप्शन नंबर बा सही है। और ऐसा है कि उसको समझते हैं। देखिए जब कोलिन अभिकर्मक या कोलिन रेजेंट में 1 भाग CrO3 और 2 भाग पिरामिडीन का होता है। किसका होता है? पिरिडीन का, माफ कीजिएगा पिरिडीन का होता है। इसलिए इसका जो अनुपात होता है 1:2 होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 27 जिसमें एमपीबी। एमपीबी आप चयन में सामान्यतः किस अभिकर्मक का उपयोग होता है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा इस क्वेश्चन को कि एमपीबी अभिकर्मक में सामान्यतः किस अभिकर्मक का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम बोरोहाइड्राइड। ऑप्शन नंबर बी जिसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसमें एल्यूमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड। और डी दिया गया है जिंक अमलगम। तो करेक्ट उत्तर में से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ध्यान रखेंगे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। ठीक है, 27 का ऑप्शन सा सही है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड। ओके, ऑप्शन नंबर सा लगा देंगे करेक्ट उत्तर। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये मिरवान कॉन्ड्राफ वेरली, इसका जो एमपीबी है इसका जो फुल फॉर्म है ये मिरविन कॉन्ड्राफ वेरली रिएक्शन है जिसमें आप चयन में एल्यूमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड मुख्य उत्प्रेरक के रूप में होता है। ठीक है, तो 27 नंबर में हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर सा को सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 28 जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषम चक्रीय यौगिक है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। विषम चक्रीय यौगिक यानी कि हेट्रोसाइक्लिक यौगिक इनमें से कौन सा है। तो हेट्रोसाइक्लिक यौगिक फ्यूरान। फ्यूरान जो है ये हेट्रोसाइक्लिक यौगिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 जिसमें है फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ क्रिया करके क्या बनाता है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। फॉर्मल्डिहाइड यानी HCHO का अमोनिया के साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो क्या हमें क्या मिलता है। तो हमें हेक्सा मिथाइलिन टेट्रामीन मिलता है। क्या मिलता है? हेक्सा मिथाइलिन टेट्रामीन मिलता है। ऑप्शन नंबर 22 में करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है हम कैसे इसको प्राप्त करेंगे। तो हम HCHO का रिएक्शन करा देंगे NH3 के साथ तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या। हमें प्राप्त हो जाएगा हेक्सा मिथाइलिन टेट्रामीन। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 30। और 30 नंबर क्वेश्चन में है कि बैकेलाइट के उत्पादन में कौन सा एल्डिहाइड प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन ए जिसमें है कि बेंजल्डिहाइड, बी है फॉर्मल्डिहाइड, सी है एसिटिल्डिहाइड और डी दिया गया क्रोटो
एल्डिहाइड। तो राइट उत्तर में से कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। बेकेलाइट के उत्पादन में कौन सा एल्डिहाइड प्रयोग किया जाता है? तो फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 12 राइट उत्तर इसमें आपका होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 31, और इसमें पूछा गया है कि एल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक यौगिक अभिक्रियाएं क्यों दर्शाते हैं? ओके, ध्यान रखेंगे कि जो एल्डिहाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक योग अभिक्रिया क्यों दर्शाते हैं। ये इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि इनके पास कार्बोनिल समूह का ध्रुवीय प्रकृति है। क्या होता है? कार्बोनिल समूह की ध्रुवीय प्रकृति के कारण एल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक योग अभिकर्मक दिखाते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 27 में राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 32, जिसमें है कि ओजाइलिन के MnO4 के साथ ऑक्सीकरण पर देते हैं तो ये थैलिक अम्ल देते हैं। क्या देते हैं? जब इनका हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें थैलिक अम्ल प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर आ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 33 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि इन इन अम्ल व्युत्पन्नों का घटता हुआ अम्लीय क्रम पहचानिए। तो घटता हुआ अम्लीय क्रम इसमें बताना है दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले एस्टिल क्लोराइड, इसके बाद में ग्रेटर देन एसिटिक एनहाइड्राइड, एथिल एसीटेट, और फिर एसीटामाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न में आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ये अम्लीयता का घटता हुआ क्रम है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 34, जिसमें पूछा गया है कि H2N सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH IUPAC नाम, इसमें क्या लिखना है? IUPAC नाम लिखना है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा कि IUPAC नाम इसका क्या होगा। तो दोस्तों ये जो दिया गया है ये प्रश्न, ये दिया गया है IUPAC नाम लिखने के लिए, और इसमें इसका IUPAC नाम किसका है? ये 3 अमीनो प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, 3 अमीनो प्रोपेन ऑल का ये दिया गया है। क्या दोस्तों? ये IUPAC नाम है, यानी NH2N सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, और इसमें ध्यान रखेंगे कि OH को मुख्य क्रियात्मक समूह की तरह माना जाता है, इसीलिए नंबरिंग कहाँ से होगी? जिस तरफ से OH नजदीक होगा तो इधर से नंबरिंग आपकी की जाएगी। क्लियर है? इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 7 इसमें राइट उत्तर आपका होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है एमीन्स की क्षारिकता का क्रम क्या होगा? एमीन्स की क्षारिकता का क्रम इसमें पूछा गया है। तो एमीन्स की क्षारिकता का जो क्रम है दोस्तों वो हो जाएगा आपका द्वितीयक, प्राथमिक और तृतीयक। ऑप्शन नंबर 7 प्रश्न में राइट उत्तर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 36 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि फ्यूरान के ऑक्सीकरण परमाणुओं की संकरण अवस्था क्या होगी? पहला ऑप्शन आ जिसमें दिया गया sp, बी है sp2, ऑप्शन सी आपका दिया गया sp3 और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, यानी कि sp2। फ्यूरान के ऑक्सीकरण परमाणु के संकरण की जो अवस्था होगी वो sp2 होगी। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 37, जिसमें पूछा गया है दोस्तों कि आइसोक्यूनोलिन संश्लेषित किया जाता है। तो ये संश्लेषित किया जाता है विस्चलर विस्चलर नेपी एरालास की संश्लेषण से। ओके, ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन में राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 38, जिसमें दिया गया है प्रश्न की रिसरपाइन का मुख्य चिकित्सीय उपयोग बताइए। रिसरपाइन का मुख्य चिकित्सीय उपयोग इनमें से कौन सा होगा? जिसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन मधुमेह के उपचार में, बी है उच्च रक्तचाप के उपचार में, सी है कैंसर के उपचार में, और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उच्च रक्तचाप के उपचार में। रिसरपाइन एक नेचुरल एल्कालाइट्स है जिसका उपयोग हम हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन को कम करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका उच्च रक्तचाप के उपचार में, यानी ऑप्शन नंबर 12 राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 39, जिसमें पूछा गया है 39 नंबर प्रश्न कि एक ट्राइटरपीन में कितनी आइसोप्रीन की इकाई होती है? तो आइसोप्रीन की जो इकाई होगी वो 6 होगी। कितनी होगी? 6 इकाई होगी। ऑप्शन नंबर 7 क्वेश्चन में राइट उत्तर होंगे, क्योंकि आइसोप्रीन यूनिट में 5 कार्बन होते हैं। इसमें
ट्राइटरफीन में 30 कार्बन होते हैं, तो इसलिए हम 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 5 यानी 30। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा यानी कि 6। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 40 में है आइसो क्यूनोलिन के ऑक्सीकरण द्वारा क्या बनता है। दोस्तों जब हम आइसो क्यूनोलिन का ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें थैलिक अम्ल मिलता है। क्या मिलता है? थैलिक अम्ल। और थैलिक अम्ल क्यों मिलता है? क्योंकि जब आइसो क्यूनोलिन का हम KMnO4 से ऑक्सीकरण कराते हैं तो बेंजीन रिंग बच जाता है और वह थैलिक अम्ल यानी कि प्राप्त होता है हमें। ठीक है, थैलिक अम्ल के रूप में हमें प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 41, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा आसानी से इनोलेट आयन बना सकता है। तो इनोलेट आयन आसानी से इनमें से कौन सा बनाएगा? तो इसमें ध्यान रखेंगे एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन का जो फॉर्मूला होता है C6H5COCH3। ये एसीटोफिनोन का फॉर्मूला है और इसको हम कार्बोनिल समूह के पास अम्लीय अल्फा हाइड्रोजन में इंक्लूड करते हैं जो आसानी से निकल करके इनोलेट आयन बना लेता है। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एसीटोफिनोन। ओके, चलिए 41 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 42, जिसमें है एथिल एसीटो एसीटेट बनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एथिल एसीटो एसीटेट बनाया जाता है किस रिएक्शन के द्वारा। तो पहला ऑप्शन है एल्डोल संघनन। तो एल्डोल संघनन के द्वारा एथिल एसीटो एसीटेट नहीं मिलेगा और ना ही इसमें कोल्बे अपक्रिया है, ना ही इसमें रोजन बॉन्ड। इसमें है क्लैजन संघनन। क्लैजन संघनन के द्वारा एथिल एसीटो एसीटेट बनाया जाता है। ठीक है, और एथिल एसीटेट में जो दो अणु सोडियम के होते हैं वो एथॉक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करके एथिल एसीटो एसीटेट बनाते हैं। ठीक है, तो आंसर कौन सा लगा देंगे? ऑप्शन नंबर द इसमें राइट उत्तर आपका होगा। अगला क्वेश्चन है नाइट्रो एल्केन दर्शाते हैं। नाइट्रो एल्केन पूछा गया है कि क्या दर्शाते हैं? क्षारीय गुण, उभयधर्मी गुण, अम्लीय गुण या उदासीन गुण। दोस्तों याद रखेंगे कि जो नाइट्रो एल्केन है ये हमेशा क्या दर्शाते हैं? ये हमेशा अम्लीय गुण दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? अम्लीय गुण। यानी ऑप्शन नंबर 7 में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि नाइट्रो की बात हो रही है। नाइट्रो समूह के पास NO2 होता है। क्या होता है? NO2 समूह होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने वाले के प्रभाव के कारण अल्फा हाइड्रोजन जो हो जाता है वो अम्लीय हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 44, जिसमें प्रश्न पूछा गया है कि एक बेंजीन दिया गया है और बेंजीन की क्रिया KMnO3 के साथ कराई गई है। ठीक है, और फिर इसका हम यहाँ पर ये KMnO3 से यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। नाइट्रोबेंजीन का हम ब्रोमाइड के साथ अब क्रिया कराएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर X, Y और Z इसका क्रम पूछा गया है। इसका क्रम क्या होगा? तो दोस्तों याद रखेंगे कि नाइट्रोबेंजीन, पहला ऑप्शन ये है, सबसे पहले क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पर NO2 ऐड हो जाएगा बेंजीन रिंग के साथ। फिर M ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन यहाँ पर बनेगा, ये वाई वाला। फिर M ब्रोमो एनिलीन बनेगा, जेड वाला। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आ इसमें आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है कि बेंजीन का HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन हो रहा है तो हमें नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो रहा है। फिर हम नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? ब्रोमीन। नाइट्रोबेंजीन का हम ब्रोमीनीकरण करा रहे हैं तो हमें M ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो रहा है। फिर हम ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन का क्या कराएंगे? हम इसका जल अवतरण कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें ये प्राप्त हो जाएगा M ब्रोमो एनिलीन। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट उत्तर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 45 और इसमें पूछा गया है कि न्यूक्लियोफिलिक योजक अभिक्रिया की दृष्टि से निम्नलिखित का सही अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या है? पहला ऑप्शन ए जिसमें बेंजल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड, ये इसके घटते हुए क्रम में लिखा गया है। ठीक है, तो अब इसमें क्या बताना है आपको? आपको इसमें बताना है कि न्यूक्लियोफिलिक योजक अभिक्रिया की दृष्टि से सही अभिक्रियाशीलता। तो सही अभिक्रियाशीलता है फॉर्मल्डिहाइड लेस देन एसिटाल्डिहाइड लेस देन बेंजल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका बा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 में राइट उत्तर है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 46, इसमें पूछा गया है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड क्षार जैसे अम्ल के सोडियम लवण की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म किए जाते हैं तो संघनन अभिक्रिया होती है
और अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनते हैं, तो यह अपक्रिया कौन सी अपक्रिया कहलाती है? ये कौन सी अपक्रिया कहलाती है? तो दोस्तों याद रखेंगे, ये जो अपक्रिया बनती है वो कौन सी बनती है? पार्किन संघनन, पार्किन कंडेंसेशन रिएक्शन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 47, इसमें है कि एसीटोन NaOH की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अपचयन पर प्रोपेन देते हैं, यह कौन सी अपक्रिया कहलाती है? तो ये जो अपक्रिया है दोस्तों, ये कहलाती है वोल्फ किस्नर अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? वोल्फ किस्नर अपक्रिया। तो आपसे अगर प्रश्न पूछेगा कि वोल्फ किस्नर अपक्रिया इनमें से कौन सी है, तो आप बताएंगे कि जब एसीटोन NaOH की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अपचयन पर प्रोपेन देता है, तो यह अपक्रिया वोल्फ किस्नर अपक्रिया कहलाती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 48, और इसमें पूछा गया है कि कैनिजारो अपक्रिया में एल्डिहाइड देते हैं जो अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं, एरोमेटिक होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखते हैं, असंतृप्त होते हैं। तो आपको बता दें, कैनिजारो अपक्रिया में जो एल्डिहाइड है वो क्या देते हैं? वो दोस्तों क्या देते हैं? ध्यान रखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखते हैं, वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखते हैं। कैनिजारो अपक्रिया में वह एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 राइट उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का सही रासायनिक सूत्र क्या है? क्या पूछा गया है? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का सही रासायनिक सूत्र। तो इसका जो सही रासायनिक सूत्र है वो हो जाएगा NH4 का होल ट्राइब CeNO3 का होल 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही है? ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट उत्तर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 50, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जोन्स ऑक्सीकरण, प्रश्न है जोन्स ऑक्सीकरण के अंतर्गत द्वितीयक एल्कोहल क्या देता है? पहला ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक अम्ल, बी है कीटोन्स, ऑप्शन सी है एल्डिहाइड, और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, कीटोन्स। जोन्स ऑक्सीकरण के अंतर्गत द्वितीयक एल्कोहल कीटोन्स देते हैं, इसलिए आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी पर हम सही उत्तर। प्रश्न नंबर 51, जिसमें DDQ का IUPAC नेम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। DDQ का क्या पूछा गया है? IUPAC नाम। तो इसका जो IUPAC नाम होता है वो होता है 2,3 डाइक्लोरो 5,6 डाई साइनो 1,4 बेंजो बेंजेक्यूनोन। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बा आपका राइट उत्तर हो जाएगा, और ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसका विशेषकर आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 52, और 52 नंबर क्वेश्चन है कि MCPBA की सबसे विशिष्ट अपक्रिया कौन सी है? एल्कीन का एपिक ऑक्सीकरण, या एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण, या एस्टर का जल अपघटन, या फिर एरोमेटिक्स का नाइट्रीकरण। तो राइट उत्तर इनमें से हो जाएगा एल्कीन का इपॉक्सीकरण, क्योंकि MCPBA में एल्कीन के डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जोड़कर एपॉक्साइड बनता है। ठीक है, तो राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा? 52 नंबर में ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जिसमें क्यूनोन का संरचना दिया गया है। तो क्यूनोन का हम ये माफ कीजिएगा, क्यूनोलिन, ये क्यूनोलिन का स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिएगा। क्यूनोलिन का ये स्ट्रक्चर है जिसका हम रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? NaNH2 और किसके साथ करवा रहे हैं? और हम लिक्विड NH3 के साथ करवा रहे हैं। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? हमें क्या प्राप्त हो रहा है ये आपको बताना है। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 एमिनो क्यूनोलिन। यह अभिक्रिया ये जानी जाती है किस नाम से? तो ये अभिक्रिया जानी जाती है चिचैबिन अभिक्रिया, चिचैबिन अभिक्रिया के नाम से इसको जानते हैं। तो इनमें से जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सा राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन है निकोटिन। क्या पूछा गया है? निकोटिन का अणुसूत्र क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकोटिन का अणुसूत्र, तो इसका जो अणुसूत्र होता है वो होता है C10H14N2, C10H14N2 इसका निकोटिन का अणुसूत्र होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। 55 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा एल्कालाइट्स मुख्य रूप से एनाल्जेसिक दर्द निवारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दर्द निवारक के रूप में मॉर्फिन का प्रयोग करते हैं। किसका? मॉर्फिन, ऑप्शन नंबर 10 का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 56, जिसमें है कि ग्रिग्नार्ड, क्या पूछा गया है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है।
न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल या ऑक्सीकरण या फिर उत्प्रेरक। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के रूप में कार्य कौन करता है दोस्तों? ध्यान रखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक जो है ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है, इसमें लिखा है रिफॉर्मेटास की अभिक्रिया, रिफॉर्मेटास की अभिक्रिया द्वारा एस्टर प्राप्त होता है। तो जो एस्टर प्राप्त होता है उसे बीटा हाइड्रॉक्सी एस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटा हाइड्रॉक्सी एस्टर। ऑप्शन नंबर 20 में राइट उत्तर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 58। इसमें पूछा गया है कि किसके ऑक्सीकरण द्वारा कीटोन बनाए जाते हैं। तो कीटोन कैसे बनता है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। तो कीटोन बनता है कब? जब द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कीटोन किसे कराया जाता है? तो द्वितीयक अल्कोहल बनता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 12 राइट उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर हम रिएक्शन इसका कराएंगे तो कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। RCHOH, RCHOH। फिर हम करा देंगे इसका ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हो रहा है तो हमें प्राप्त हो जाएगा RCOR, यानी कि द्वितीयक एल्कोहल। इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा बी करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 59, जिसमें है कि ब्यूटूइन आल का सही संरचना पहचानना है। तो इसकी जो सही संरचना है वो कौन सी है? तो इसमें सही संरचना हो जाएगा CH3 CH C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यही इसका सही संरचना है। इसका IUPAC नाम। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आ राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 60, जिसमें पूछा गया है कि किस यौगिक का ऑक्सीकरण कराने पर बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। किस यौगिक का कराते हैं? तो टालुइन। ध्यान रखेंगे, टालुइन का जब हम क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। यानी C6H5CH3 का के MnO4 के साथ ऑक्सीकरण कराने पर बेंजोइक एसिड मिलता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 61, ध्यान दीजिएगा, 61 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए अभिक्रिया में CH3CN प्लस 2H2O का एसिड और अल्कली की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों जब हम CH3CN मेथिल साइनाइड का जब हम क्या करा रहे हैं, जल अपघटन करा रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? CH3COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। ठीक है, क्या प्राप्त होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। जिसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 7 इसमें राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 62, जिसमें दिया गया निकोटिन प्रतिस्थापन चिकित्सा का एक संभावित दुष्प्रभाव क्या है? भूख में वृद्धि या फिर अनिद्रा। तो इसमें अनिद्रा आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर आपका 63, जिसमें है कि हाइजीन का मुख्य प्राकृतिक स्रोत क्या है? अफीम पोस्ता या कोका पत्तियां या बेलाडोना या फिर तंबाकू। तो इनमें राइट उत्तर हो जाएगा हाइब्रिन का मुख्य प्राकृतिक स्रोत जो है वो कोका पत्तियां हैं या कोका की पत्तियों से प्राप्त होने वाला एक एल्कलाइड्स है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोका पत्तियां राइट उत्तर इसमें से होगा आपका। अगला क्वेश्चन है पुनैन का अणुसूत्र। क्या पूछा गया है? पुनैन का अणुसूत्र। तो इसका अणुसूत्र जो होता है वो होता है दोस्तों C20H24N2O2। क्या होता है? C20N24N2O2, ये पुनैन का अणुसूत्र है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न में आपका राइट उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सबसे निवेदन करना चाहेंगे कि वीडियो को सभी साथियों तक अपने शेयर करिए ताकि सभी लोग क्लास अटेंड कर सकें, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लियर है? 65 नंबर क्वेश्चन, जिसमें मार्फिन का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? संक्रमणों के इलाज के लिए, सूजन को कम करने के लिए, दर्द से राहत में, या रक्तचाप कम करना। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, मार्फिन का उपयोग किया जाता है दर्द से राहत पाने के लिए। इसके लिए दर्द से राहत पाने के लिए मार्फिन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सा करेक्ट उत्तर है। 66 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि अल्कालाइड्स की रासायनिक प्रकृति सामान्यतः क्या होती है? अम्लीय, उदासीन, क्षारीय या उभयधर्मी। तो अल्कालाइड्स की रासायनिक प्रकृति जो सामान्यतः होती है वो क्षारीय होती है। क्या होती है? क्षारीय। ऑप्शन नंबर 7 में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और क्यों होती है? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, जिसके लोन पेयर के कारण ये क्षारीय हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 67। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध एल्कालाइड कॉफी और चाय में पाया जाता है? चाय और कॉफी में पाया जाने वाला जो एल्कलाइड्स है वो है कैफीन। क्या पाया जाता है? कैफीन चाय और कॉफी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन में राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 68।
इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित यौगिक में से कौन सा सबसे ज्यादा क्षारीय है। इनमें से सबसे ज्यादा क्षारीय आपको बताना है कि कौन सा है। तो सबसे ज्यादा क्षारीय हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 7 CH3 का होल ट्राइड NH, ये सबसे अधिक क्षारीय है। ऑप्शन नंबर 7 या सी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा। चलिए क्लियर इतना, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 69 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और इसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि बेंजीन के नाइट्रीकरण में इलेक्ट्रोफाइल कौन से हैं। ठीक है, बेंजीन के नाइट्रीकरण में इलेक्ट्रोफाइल्स पूछे गए हैं। इलेक्ट्रोफाइल में से कौन से, तो H2SO4 या SO3 या NO2 आयन या फिर SO2। तो इनमें से राइट उत्तर हो जाएगा N2 आयन, यानी नाइट्रोनियम आयन जो है ये बेंजीन के नाइट्रीकरण में इलेक्ट्रोफाइल है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर आपका सा राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 70 जिसमें है कि आमीन्स व्यवहार करते हैं, तो आमीन्स लुईस बेसिस के रूप में, लुईस क्षार के रूप में व्यवहार करते हैं, इसलिए आंसर नंबर आ इसमें राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 71 जिसमें प्रश्न है यह अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया है, अभिक्रिया दिया गया है और इसमें अभिक्रिया क्या है RNH2, यानी कि प्राथमिक, यहाँ पर दिया गया प्राथमिक NH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH, इसका रिएक्शन कराया जा रहा है। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है RNC यानी एल्किल्स आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl यानी तीन पोटेशियम क्लोराइड और 3H2O। तो ये कौन सी अभिक्रिया, इसका नाम क्या है। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, ये अभिक्रिया है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बा इसमें राइट उत्तर आपका होगा। क्लियर है इतनी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 72 जिसमें पिक्रिक अम्ल पूछा गया। इनमें से पिक्रिक अम्ल कौन सा है, तो पिक्रिक अम्ल का जो IPSC नाम है वो है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। इसमें से राइट उत्तर कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर आ, यही आपका पिक्रिक अम्ल है। चाहे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल लिखा हो या पिक्रिक एसिड लिखा हो, समझेंगे आप ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया को पूरा कीजिए। अभिक्रिया दिया गया है और CH5NH2 दिया गया है, जिसके साथ हम करा रहे हैं रिएक्शन किसका, CH3CO का होल ट्राइस O के साथ इसका अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करना मेरे भाई, इसको कंप्लीट करना, यानी कि एनिलीन क्या दिया गया है CH5NH2, ये एनिलीन है और इसके साथ क्रिया कराई जा रही है एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया कराई जा रही है। तो हमें क्या प्राप्त होगा, एस्टिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या प्राप्त होगा, एस्टिक अम्ल। इस अभिक्रिया को मैं करा रहा हूँ कंप्लीट, ध्यान से समझिएगा। एनिलीन, एनिलीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है C6H5NH2। तो हमें पहले क्या प्राप्त हो रहा है C6H5NH CO CH3 प्लस Cl। ठीक है, ये इतना आपका रिएक्शन हो जाएगा। तो आपको मिलेगा क्या, पहले तो एस्टिक एसिटे माफ कीजिएगा एसिटिल्डिहाइड और एस्टिक अम्ल प्राप्त होगा। ठीक है, तो कौन सा इसमें सही उत्तर हो जाएगा, एसिटिल्डिहाइड, माफ कीजिएगा यहाँ पर ये है मिस्टेक है, मैं भी इसमें कंफ्यूज हो गया था। तो एसिटिल्डिहाइड प्लस एस्टिक अम्ल प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर इसमें से हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 74 ध्यान दीजिएगा, जिसमें प्रश्न है कि डाई एथिल मेलोनेट के एल्काइलेशन में सामान्यतः कौन सा क्षार उपयोग किया जाता है। तो सामान्यतः जो क्षार उपयोग में लाया जाता है वो सोडियम एथॉक्साइड है, NaOET, NaOET यानी सोडियम एथॉक्साइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सा राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 75 जिसमें है डाई एथिल मेलोनेट के एल्काइलेशन की सबसे पहली क्रिया में क्या होता है। तो सबसे पहली क्रिया में क्या होता है दोस्तों, इसमें एनोलेट आयन का बनना पहले में होता है, इसलिए 75 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, इनोलेट आयन का बनना। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर है 66 और इसमें पूछा गया है 66 नंबर क्वेश्चन में एथिल, क्या पूछा गया है, एथिल एसीटो एसीटेट में कौन सा रूप अधिक अस्थाई होता है। पहला ऑप्शन ए जिसमें दिया गया कीटो रूप, बी है इनोल रूप और सा ऑप्शन है दोनों सामान्य रूप से अस्थाई और इनमें से कोई नहीं। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा।
तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी इनोल रूप। एथिल एसीटो एसीटेट में कौन सा अधिक अस्थायी होता है? तो इनोल रूप सबसे अस्थायी होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 77। और 77 नंबर क्वेश्चन में प्रश्न है, 1,3 डाई एथिल एथेन को प्रोपेन, एक 1,3 और डाई एथिल और किसके बीच का प्रतिक्रिया द्वारा संश्लेषित किया जाता है? तो संश्लेषित किसके द्वारा किया जाता है? फॉर्मेल्डिहाइड HCHO के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से कौन सा है? नेक्स्ट है 78 नंबर प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिज अपचयन में प्रयोग होता है? तो ब्रिज अपचयन में जो प्रयोग होता है वो प्रयोग होता है NaNH3 द्रवित के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 22 में राइट उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 79, ब्रिज अपचयन एरोमेटिक रिंग को अपचयित करता है? एल्केन्स, पूर्ण संतृप्त रिंग, 1,4 डाई हाइड्रो व्युत्पन्न या फिर एल्डिहाइड्स? तो राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, 1,4 डाई हाइड्रो व्युत्पन्न। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन और 80 नंबर प्रश्न है, जिसमें पूछा गया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक CO2 के साथ अभिकृत कर जल अपघटन के पश्चात क्या देते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, जिसे हम RMgX के रूप में जानते हैं, एल्किल मैग्नीशियम हाइड्राइड, इसका अभिक्रिया किससे कराई जा रही है? इसकी अभिक्रिया कराई जा रही है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपकृत कर जल अपघटन के पश्चात, यानी जल अपघटन इसका कराएंगे H2O की उपस्थिति में। तो क्या मिलेगा? तो इसमें दोस्तों हमें मिल जाएगा आप कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल जाएगा। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 81, जिसमें अपक्रिया का सही नाम बताना है। इस अपक्रिया का सही नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर अपक्रिया दी गई C6H5COCl H2 के साथ रिएक्शन कराया गया, तो हमें मिल गया क्या? ये C6H5CHO, C6H5CHO मिला और HCl बाहर निकल गया। तो ये अपक्रिया कौन सी है? तो ये अपक्रिया रोजन मुंड अपचयन अपक्रिया है। क्या है? रोजन मुंड अपक्रिया है। ऑप्शन नंबर द राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 82, जिसमें है निम्नलिखित में से अम्लीयता के सही क्रम कौन सा है? तो अम्लीयता का सही क्रम यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो सही क्रम जो है वो है क्लोरोएसिटिक अम्ल लेस देन फार्मिक अम्ल, माफ कीजिएगा ग्रेटर देन का चिन्ह है, तो ग्रेटर देन फार्मिक अम्ल, ग्रेटर देन एसिटिक अम्ल। तो इसमें आपका सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 83, ध्यान दीजिएगा, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि एनाइल्स के नाइट्रोजन एनालॉग क्या कहते हैं? तो दोस्तों एनाइल्स के नाइट्रो एनालॉग जो कहते हैं वो एनेमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनेमीन। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84, जिसमें पूछा गया अभिक्रिया में एक्स और वाई क्या है? अभिक्रिया, ये बेंजीन से अभिक्रिया हो रही है CH3Cl की। तो जब हम बेंजीन से अभिक्रिया कराएंगे CH3Cl का, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। फिर जब हम क्लोरोबेंजीन का HNO3 के साथ कराएंगे तो हमें नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 85, जिसमें प्रश्न पूछा गया है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीन को अलग करने और पहचानने के लिए किस अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है? तो किस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? वो हिसबर्ग अभिकर्मक का। इसका हिसबर्ग अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 22 में आंसर हो जाएगा राइट। प्रश्न नंबर आपका 86, इसमें है एल्किल एमाइन को निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है? तो एल्किल एमाइन को तैयार किया जाता है माफ कीजिएगा गिबरेलियल थैलामाइड संश्लेषण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट उत्तर आपका होगा। प्रश्न नंबर 19 माफ कीजिएगा 87, जिसमें है कि गर्म करने पर बेंजीन डाईएजोनियम का विलयन देता है। तो जब हम बेंजीन डाईएजोनियम का विलयन गर्म करते हैं तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5OH। ऑप्शन नंबर सा इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 88, जिसमें है कि टेपेनो को किस संरचनात्मक इकाई की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? पहला ऑप्शन है जिसमें है फिनाइल रिंग, बी है हाइड्रॉक्सिल समूह, सी है कार्बोनिल समूह और द ऑप्शन है आइसोप्रीन इकाई। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द राइट उत्तर। क्लियर है? चलिए इसमें आंसर लगा देंगे आइसोप्रीन इकाई पर।
अगला क्वेश्चन है 79 नंबर प्रश्न, जिसमें हाफमैन उन्मूलन में पूर्ण मिथाइलीकरण के बाद कौन सा अभिकर्मक उपयोग किया जाता है? तो हम उपयोग करते हैं किस अभिकर्मक को भैया? हम AgOH यानी कि AgOH का उपयोग हम हाफमैन उन्मूलन में पूर्ण मिथाइलीकरण के बाद अभिकर्मक के रूप में उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 90, जिसमें है कि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट मुख्यतः किस रूप में कार्य करता है? तो ये मुख्य रूप से जो कार्य करता है वो किस रूप में कार्य करता है दोस्तों? वो कार्य करता है उपचायक या ऑक्सीकरण के रूप में, उपचायक या ऑक्सीकरण के रूप में, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 91, जिसमें है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके द्वितीयक अल्कोहल बनाता है? तो भैया ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि इनमें से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है RMgX यानी एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइट। आर की जगह पे आप C6H5 लिख सकते हैं या C2H5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो C2H5 के साथ में Mg और X की हाइलाइट वर्ग हाइड्रोजन वर्ग के तत्व जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो है हाइड्रोजन वर्ग के तत्व है, इनके साथ हम अब क्रिया करा रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? द्वितीयक एल्कोहल। तो किसके साथ कराएंगे? इसके साथ अब क्रिया कराने पर प्राप्त होगा, तो दोस्तों याद रखेंगे एसिटिल्डिहाइड। जब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का एसिटिल्डिहाइड के साथ अब क्रिया कराएंगे तो हमें द्वितीयक एल्कोहल मिलेगा। ऑप्शन नंबर 10 इसमें राइट उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 92, और इसमें पूछा गया है कि एल्डिहाइड और कीटोन के बीच अंतर करने के लिए कौन सा विकर्मक उपयोग किया जाता है? तो एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में अंतर करने के लिए जिस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो है फेलिंग विलयन। फेलिंग विलयन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 79, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा टालन परीक्षण में सकारात्मक परीक्षण देता है? तो टालन परीक्षण में सकारात्मक परीक्षा कौन देता है? तो ये देता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सा एसिटिल्डिहाइड देता है। क्या देता है? एसिटिल्डिहाइड देता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 94, इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल व्यवहार में अम्लीय प्रकृति के होते हैं हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति में, या फिर कार्बोनेट आयन या अनुवाद स्थिरीकरण, या कार्बोनिल समूह की उपस्थिति, या फिर एल्किल समूह की उपस्थिति। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका कार्बोक्सिलेट आयन का अनुवाद स्थायीकरण। ऑप्शन नंबर 20 में राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर प्रश्न, जिसमें है क्वेश्चन की प्रतिस्थापित बेंजोइक अम्ल की अम्लता बढ़ जाती है। तो इसकी जो अम्लता है वो कब बढ़ती है? जब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह आर्थो और पैरा पर स्थित होता है। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह कहाँ पर होता है? आर्थो और पैरा पर स्थित होता है, तब प्रतिस्थापित बेंजोइक अम्ल की अम्लता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सा राइट उत्तर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है क्या होता है जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है? दोस्तों जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ हम गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें डीकार्बोक्सिलीकरण प्राप्त होता है, डीकार्बोक्सिलीकरण। ऑप्शन नंबर 7 में राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रिया रिएक्शन दिया गया है, और इसमें है RCOR प्लस R द्वितीयक अल्कोहल, फिर OH, इसका रिएक्शन हम कराते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? यानी एस्टरीकरण या ट्रांस एस्टरीकरण, साबुनीकरण या जल अपघटन। तो इसको दोस्तों क्या कहते हैं? ध्यान रखेंगे, ये ट्रांस एस्टरीकरण कहलाता है। ये जो रिएक्शन है ये ट्रांस एस्टरीकरण रिएक्शन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 98, जिसमें पूछा गया है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में इमली जो होती है खट्टी होती है, तो इसमें टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। जितने भी खट्टी पदार्थ हैं इसमें टार्टेरिक अम्ल पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आज में सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99, इसमें है HCOOCCH6 का IUPAC नाम। इसका जो IUPAC नाम है वो हो जाएगा फिनोल फॉर्मेट। फिनोल फॉर्मेट का ये IUPAC नाम है। ऑप्शन नंबर आ राइट उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन, जिसमें क्रम में जड़ पहचानना है आपको, जड़ पहचानना है, इनमें से जड़ कौन सा होगा? तो इस क्रम में जड़ जो होगा हो जाएगा CH3COOH, ये आपका जड़ होगा। ऑप्शन नंबर 10 प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चन थे जिनको मैंने अपने हिसाब से करा दिया है। कल हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पेपर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ के साथ, जो आपको एक सेकंड मॉडल पेपर में कराऊंगा। एक मॉडल पेपर सेकंड पेपर का करा चुका हूँ, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। बाकी लगभग 5 से 6 MCQ कराएंगे, मॉडल कराएंगे। उसके बाद में आप सबको पूरे यूनिट्स के
लगभग 1000 क्वेश्चन, 1000 प्रश्न एक ही वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। बस आपका पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा। जो भी प्रश्न मिलेगा वो हमारे इस वीडियो से ही मिलेगा। ओके दोस्तों, आप सबसे निवेदन करेंगे कि वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। और एक इंपॉर्टेंट चीज आप सबको बताना चाहेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर दीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।